हेलो दोस्तों। आज हमारा ये झारखंड एपीओ का 8वां मॉक टेस्ट है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि मतलब जो है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा पिछले से थोड़ा सा सही रखा गया है और थोड़ा टिपिकल बनाया गया है। कोशिश की गई है और थोड़ा हार्ड रखा जाए, क्योंकि पिछले 7 टेस्ट में आपने और तैयारी को रिवीजन किया होगा तो और तैयारी अच्छी हो गई होगी। तो इसलिए ये पेपर रखा गया है। पेपर सॉल्व करने का तरीका आपको पता है ना? कैसे सॉल्व करना है, या तो आप ओएमआर शीट वगैरह ले लीजिए, ठीक, 1 से 100 क्वेश्चन तक की, या फिर आप एक ब्लैंक पेज लेकर के उसमें क्वेश्चन नंबर लिखते हुए क्वेश्चन के ऑप्शन मतलब लिखते रहना। और इसमें जो 100 क्वेश्चन है ना, पहले आपको 100 क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और 100 क्वेश्चन दिखाने के बाद में फिर आपको आंसर की से आपको आंसर मिलवाए जाएंगे। तो पहले आप 100 क्वेश्चन को देख लीजिए। और दूसरा इसमें सुधार ये किया गया है कि पूरे के 100 क्वेश्चन को इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी रखा गया है। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन में हो सकता है कि ट्रांसलेशन मिस्टेक अगर हो गई हो तो अलग बात है, ट्रांसलेशन के द्वारा। बाकी तो कोशिश यही की गई है कि पूरे क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलेशन से इंग्लिश में भी रखे जाएं। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, पूरे 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन के बाद में फिर उनके आंसर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये पूरा एक ऐसे टेस्ट बन जाता है जैसे आप क्लास में बैठ के टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि पहले आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर तुरंत ही आप उसका इवेल्युएशन कर लेते हैं। तो इससे तुरंत आपका तैयारी का मतलब जो है पता चल जाता है इवेल्युएशन से कि आपकी किस तरह की तैयारी है, कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। और चूंकि पेपर में 100 की जगह ऐसे मानिए जैसे 200 हो गए, क्योंकि डबल हो गया, तो पेपर को 100 क्वेश्चन को दिखाने में भी इसमें टाइम लगेगा, है ना? पर यह है कि हाँ, आपका 5 मिनट में ये पूरा 100 क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाता है। तो उससे आप क्या है कि पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं एक एग्जाम की तरह से, जैसे एग्जाम में हो रहा हो। तो आप अपना टाइमर वगैरह लगा के इसको सॉल्व करिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता है 100 क्वेश्चन को, 1 घंटा सवा घंटा मतलब 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट ऐसे लगता है। ठीक है, तैयारी के लिए जो कमेंट आ रहे हैं कि मतलब पेपर का लेवल कैसा है, पेपर कैसा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पेपर का रिव्यू किया और बताया कि पेपर कैसा आ रहा है। बाकी कोशिश यही है, देखो 8 टेस्ट हो चुके हैं, अब 2 टेस्ट और हैं। 10 टेस्ट का जो वो था कि 10 टेस्ट इसमें कराए जाएं, और आज 28 तारीख हो गई है, 16 तारीख का पेपर है। तो 16 तारीख के पेपर के हिसाब से 2 टेस्ट अभी और आने हैं। तो 10 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो 1000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और 1000 क्वेश्चन देखो आपने अगर इस तरह से किए हैं तो अनडाउटेडली मतलब क्वेश्चन की एक तो एग्जाम एरर जो होती है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, और दूसरा ये है कि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं 1000 क्वेश्चन में से, तो वो भी आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। आप बताना जरूर एग्जाम देने के बाद में कि इस टेस्ट सीरीज में से, चाहे वो रिसेंट केस लॉ से रिलेटेड रहे हो या फिर आपके बाकी क्वेश्चन में से रहे हो, तो कितने क्वेश्चन आपके इस 1000 क्वेश्चन में से आ जाते हैं जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिले लेकिन यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिले हैं। तो उससे क्या है कि उससे नेक्स्ट जब टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी तो उसमें इसी का ख्याल रखा जाएगा कि उस तरह से ही क्वेश्चन रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन। अब चूंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो उससे डबल टाइमिंग इसलिए लग रही है इसमें, क्योंकि 100 की जगह पे पूरा 200 क्वेश्चन टाइप से बन गया है, क्योंकि 100 इंग्लिश में 100 हिंदी में। ठीक है, तो ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप क्या है कि अब आप यहाँ से आंसर की मैच कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से मैच करते हैं आंसर की।
सॉल्व करने के बाद में अब यहाँ पे देखो 5 मिनट इसमें हो गया इसी चक्कर में। पर ये है कि 5 मिनट में आपको पेपर मिल गया पूरा 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पेपर का आंसर। तो पेपर निशुल्क विधिक सहायता की संकल्पना, देखो मैं जो इंग्लिश में करने वाले हैं वो हिंदी में से आंसर की से मिला लेंगे। ए बी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तो वही है ना, फर्स्ट है तो फर्स्ट का कौन सा है तो उससे कर लेंगे। इसका है डी 39A। उसके बाद में सेकंड है हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार से व्यापक है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, क्योंकि मूलभूत अधिकार और अन्य अधिकार तक इसका एक्सटेंशन है। तीसरा है आर्टिकल 143 के अंतर्गत निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 होती है इसमें। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य कितनी अवधि तक, तो यहाँ पर 60 दिन तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है, तो यहाँ पर उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया है दस्तावेजों के प्रतिलेख काउंटर पार्ट सेकेंड एविडेंस के अंतर्गत आते हैं, तो ये गलत है। जिन्होंने उन्हें निष्पादित कर दिया है वो प्राइमरी एविडेंस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 87 सेक्शन जो है वो किस रिलेटेड है, तो यहाँ पर पुस्तक मानचित्र और चार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, एमबीसी है ये या बीएमसी कह सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के संबंध में उपबंध जो किया गया है वो किसमें किया गया है, 10वीं अनुसूची। ठीक है ना, दल बदल से संबंधित। उसके बाद में नेक्स्ट है धारा 3 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, तो उपहासांकन जो होता है, इंक्रिप्शन जो होता है वो दस्तावेज नहीं है, गलत है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 9 का आंसर है फॉर्जरी, कूट रचना। ठीक है, इससे आपका टाइम ही बचेगा, मैं अगर पढ़ूंगा तो उसमें टाइम और लगेगा। ठीक है ना। 10 का आंसर है सी के अगेंस्ट में जो है वो इररिलेवेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है आईपीसी की धारा 363A। ठीक है ना, उसके प्रयोजन के लिए जो माइनर है उसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो 18 वर्ष से कम आयु की नारी। उसके बाद में नेक्स्ट है ये केस है 2014 का जो 319 सेक्शन से कोरिलेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट है गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान के संबंध में, तो 54A। उसके बाद में नेक्स्ट है 320 सीआरपीसी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आरोप से पहले अपराध के शमन का प्रभाव उस व्यक्ति अभियुक्त का मतलब उन्मोचन होगा, 14 का ए। उसके बाद में सेक्शन 232 जो आईपीसी है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल और सेशन कोर्ट के द्वारा विचारणीय है। उसके बाद 16 है, 16 का आंसर है इसमें ए, कारावास की उस अवधि का 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। उसके बाद 17 है क्वीन की डेफिनेशन, राजस्थान में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, जुडिशरी में, तो 17 का बी 1950। 18 का आंसर है ए उन लोगों पर उनकी हत्या करने के लिए गोली चलाने का अभ्यासी था, ये विचारण में विसंगत तथ्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है धारा 90 के संदर्भ में शिशु की सम्मति आईपीसी में, तो ये है आपका 19 का डी, 12 वर्ष से कम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है धारा 105A के संबंध में पहचान करना, यानी ट्रेसिंग के मतलब जो है उसके अंतर्गत में क्या आता है, यह सबूत स्थापित करना कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट है धारा 125 की कार्यवाही में जो साक्ष्य किस तरीके से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर समन मामलों के लिए जो प्रक्रिया विहित है उससे उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है
सेक्शन 468 के अंतर्गत में परिसीमा काल की गणना जो काउंटिंग है वो कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट है परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक की तारीख से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अचल संपत्ति के अटैचमेंट के आदेश को रद्द कर सकता है। तो यहाँ पर 145(5), ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन जो है वो किस सेक्शन में है, तो 277 में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास दंडनीय अपराध का भूल लगाने की धमकी देकर एक्सटॉर्शन करने का जो ऑफेंस है वो है बेलेबल, ठीक है ना। जमानती है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा विचारणीय है लेकिन कॉग्निजेबल है, ठीक है ना, संज्ञेय है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर अनियमितता के संबंध में पूछा गया है। तो सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग जो करता है यहाँ पर वो कार्रवाई को दूषित करती है, ठीक है ना, 461 वाला उसमें दी हुई है। 460 में दूषित नहीं करती है, 461 में दूषित करती हैं कार्यवाहियां। 27 का समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर 259। उसके बाद में नेक्स्ट है मुष्टि प्रहार द्वारा दांत तोड़ देना मतलब, तो घोर उपति हो गया। 28 का ए ग्रीवियस हर्ट। 29 410 में चुराई संपत्ति की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड ट्रायल जो है उसको निषिद्ध करता है, तो कौन करता है, 397 का क्लॉज 3, ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है दोष मुक्ति के विरुद्ध परीक्षण मतलब पुनरीक्षण जो रिवीजन पिटीशन होती है उस पर विचार करते समय हाई कोर्ट क्या ऑर्डर पारित कर सकता है, तो यहाँ पर नए सिरे से विचारण करने हेतु, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है सेक्शन 45 के अंतर्गत जो एक्सपर्ट विटनेस होता है उसकी ओपिनियन क्या है, तो उसकी ओपिनियन एक निश्चयक सबूत नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के संबंध में प्रिजम्पशन, ठीक है। तो ये जो प्रिजम्पशन है 85A, देखो एग्रीमेंट है ना, तो एग्रीमेंट का ए से यहाँ पर आपको इस तरह से कोरिलेट करके रख लेना है पहले में, और सी वाला जो है उसमें सर्टिफिकेट, सी से सर्टिफिकेट ऐसे याद रख लेना है। तो सी से सी मैच हो गया और ए से यहाँ पर ए मैच हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है सेक्शन 230 के अंतर्गत में सिक्का की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ पर बिटकॉइन इसमें नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 35 का आंसर 404 मृत व्यक्ति से जो है संपत्ति अपने लिए उपयोग कर लेना है यानी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट है 257 के अंतर्गत में जो एप्लीकेशन स्वीकार किया गया है इसलिए अभियुक्त को क्या किया जाएगा, यहाँ पर दोष मुक्त कर दिया जाएगा परिवाद वापस लेने में। नेक्स्ट है मोबाइल कॉल्स की कॉल डिटेल्स को साबित करने के लिए किन धाराओं की शर्तों को पूरा किया जाता है, तो यहाँ पर 65B, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो ग्राह्यता होती है उससे। 320 के अंतर्गत में उपतियों यानी जो हर्ट्स दे रखे हैं 8 प्रकार, उसमें गंभीर उपति के रूप में कौन नहीं आता है ये पूछा है। तो यहाँ पर छाती का स्थायी विद्रूपीकरण। उसके बाद नेक्स्ट है स्त्री शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है, तो किसी भी आयु की नारी, ठीक है ना, मानव नारी। उसके बाद में नेक्स्ट है 40, तो 40 का है यहाँ पर 173 क्लॉज 8, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 41 का आंसर है यहाँ पर सी, अभियुक्त को नहीं सुनेगा और सिर्फ अपराध की विशिष्टियां उसको बताएगा, समन मामले का विचारण कर रहा जो मजिस्ट्रेट है।
उसके बाद नेक्स्ट है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हैं वो केवल संपुष्टिकारक साक्ष्य हैं, कोरोबोरेटिव एविडेंस। उसके बाद नेक्स्ट है 43 का है सी, वसीयत। ठीक है। उसके बाद 44 है प्रति परीक्षा के दौरान किसी साक्षी का उसके पूर्व लिखित कथनों का खंडन करने का आशय तो ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करके जिनका प्रयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन से किया जाना है। 44 का सी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा संवैधानिक उपबंध है जो डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट से संबंधित है। तो सेक्शन आर्टिकल 233। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 136 का अवलंब मतलब सहारा लिया जा सकता है। तो 46 का डी, किसी भी न्यायालय अधिकरण के किसी ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री, दंडादेश, आदेश के विरुद्ध। नेक्स्ट है लोकसभा की बैठक के गठन की कोरम जो है वो क्या है। तो यहाँ पर सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो 48 में 161 राज्यपाल। ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए कौन निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर तो 49 का है सी, किसान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण। उसके बाद 50 है भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए कितने अवधि के भीतर निर्वाचन किया जाएगा। तो यहाँ पर 6 माह के बाद नहीं किया जाएगा। 6 माह के भीतर मतलब 6 माह के भीतर भरना पड़ेगा। ठीक है। फिर 51 है आपका अपने स्वयं के निर्णयों से आबद्ध नहीं है, पूर्व के निर्णयों को उलट सकता है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 52 न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए शर्त आवश्यक कौन सी नहीं है इनमें से। तो 35 वर्ष की आयु आवश्यक रूप से पूर्ण कर चुका हो। उसके बाद नेक्स्ट है लोक नियोजन के मामलों में लंबत आरक्षण। तो 53 का डी। ठीक है। फिर है 54 हाईकोर्ट के सीजे को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बैठने हेतु नियुक्त करने को कौन सशक्त करता है। तो यहाँ पर 224A। ठीक है। नेक्स्ट है 55 बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस मुद्दे से संबंधित है। तो सर्कस में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित। नेक्स्ट है कौन सा कार्य धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। तो 56 का है डी, टैक्स। ठीक है ना, कर अधिरोपित करने का। तो ये आर्टिकल 26 है। तो आर्टिकल 27 में टैक्स से रिलेटेड बातें हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। 57 का सी। नेक्स्ट है 58 का है किया जा सकता है। धारा 92 के अनुसार इस मामले में मौखिक साक्ष्य ग्राह्य है। ठीक है। फिर है 59 जब दस्तावेज न्यायालय की कस्टडी में था तब यदि कूट रचना यानी फर्जरी की गई तो ऐसी कूट रचना के अपराध का संज्ञान लिखित परिवाद पर लिया जा सकता है। किसके। तो यहाँ पर कोर्ट या इस निमित्त प्राधिकृत जो अधिकारी है उसके। नेक्स्ट है संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32(2) में वर्णित प्रयोजन से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए जारी रखने के लिए शक्ति प्रदान कर सकती है। तो यहाँ पर निर्देश, आदेश या रिट या उनमें से कोई भी। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता। तो तीनों ही आधारों पर किया जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची के अनुसार जो निखात नदी होती है, ठीक है ना, उसके विषय पर कौन कानून बना सकता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत में ये आती है, राज्य सूची के विषय है ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नगर पालिका से संबंधित जो भाग 9A है वो कब
जो है अंत स्थापित किया गया था। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 371 किन राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध प्राप्त करता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट है किसी हाई कोर्ट में कार्यरत किसी चपरासी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 में यथाविध कोई जांच किए बिना सेवा से डिसमिस किया जा सकता है। तो यहाँ पर राज्य के राज्यपाल का जब यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में समीचीन नहीं है कि ऐसी जांच हो। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 156(3) के अनुसार यहाँ राज्य नहीं है, यहाँ राज्यपाल आएगा। ठीक है ना। गवर्नर, यहाँ पर गवर्नर लिखा है, यहाँ पर राज्यपाल है। उसके बाद में 67 है प्रशासनिक अधिकरण के गठन के लिए उपयुक्त विधायिका द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 323A के अंतर्गत में शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में जोड़ा गया। तो ये अनुच्छेद 18 गलत है, आर्टिकल 16 है। इसमें 16 में क्या जोड़ा गया? तो 16(5) जो है वो जोड़ा गया। ठीक है ना। EWS से रिलेटेड जो प्रोविजन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने CRPC की धारा 167 के अंतर्गत उचित मामलों में हाउस अरेस्ट जो होता है उसका आदेश देना न्यायालय के लिए उपलब्ध है। तो फेमस है गौतम नवलखा का केस जो इसमें 69 का B। उसके बाद में नेक्स्ट है 70 सुप्रीम कोर्ट ने धारा 125 के अंतर्गत एक वयस्क हिंदू विवाहिता पुत्री अपने पिता से भरण पोषण का दावा करने के अधिकारिणी है। तो ये अभिलाषा बनाम प्रकाश का केस है 2020 का। उसके बाद में नेक्स्ट है अनियमितता इरेगुलरिटी से संबंधित है। मजिस्ट्रेट द्वारा कौन सी इरेगुलरिटी है जिसके लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, फिर भी कार्रवाई को दूषित करती है? वही 461 से रिलेटेड है 71 का। तो 190 की उपधारा 1 के खंड C के अधीन किसी अपराध का जो कॉग्निजेंस लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत में नहीं आता है यहाँ पर? तो उत्कीर्ण लिखित धातु का एक टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट कारित करने के लिए किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है समलैंगिकता का गैर अपराधीकरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि वयस्कों के मध्य सहमति युक्त लैंगिक कृत्य अपराध नहीं है। तो यहाँ पर नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद में नेक्स्ट है पुलिस कस्टडी में एक अभियुक्त थाना अधिकारी को सूचित करता है कि वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर चोरी किया उसने अपने घर के आंगन में रखी है। तो यह सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकती है? एविडेंस की धारा 27। तो यहाँ पर चाबी को घर के आंगन में रखने की बात जो कही गई है। उसके बाद में नेक्स्ट है 75। इसमें आंसर है गंभीर और अचानक प्रकोपन को साबित करने का भार जो वो किसके ऊपर रहेगा? तो अभियुक्त पर। ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है 105 एविडेंस में। उसके बाद में नेक्स्ट है एक रेप के केस में विचारण के दौरान कोर्ट में उपस्थित एक व्यक्ति कोर्ट के समक्ष चाकू और द्वारा अन्य व्यक्ति को उपहति कारित करता है, हट कारित करता है। तो वह न्यायाधीश जिसके समक्ष वह घटना हुई थी उसको जो है एक साक्षी के रूप में परीक्षित किया जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद में 77 है वह अपराध जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं जिन पर प्ली बार्गेनिंग वाली जो अविवाद चर्चा लागू नहीं होती उसको अधिसूचित किया जाएगा। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट है 78 का आंसर है साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फिर है 79 ऐसे मैटर जिनका ट्रायल जो कोर्ट ऑफ सेशन यानी सेशन कोर्ट के या CJM के द्वारा किया गया है। यथास्थिति न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दंडादेश की यदि कोई हो तो उसकी प्रति अग्रेसित किसको करेगा, फॉरवर्ड किसको करेगा?
तो वो करेगा आपका जो है उस डीएम को जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारण किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है 80। एक पब्लिक सर्वेंट है ए, दस्तावेज का अनुवाद करने का भार वहन करते हुए दस्तावेज का अशुद्ध अनुवाद बी को क्षतिकारित करने की आशा से करता है, तो ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए के द्वारा जो किया गया अपराध है वो कैसा है? तो अशमनीय अपराध है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 81। भारत के मूल संविधान में निहित है, तो नंदलाल बोस के नेतृत्व में चित्रकारों के एक समूह द्वारा सृजित की गई पेंटिंग। ठीक है। तो ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि पहले जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान जो है उसमें अलग अलग भागों के हिसाब से अलग अलग चित्रांकन जो है उसमें किए गए हैं। ठीक है, वहां से ही लिया गया है। सेक्शन 82 सीआरपीसी के अंतर्गत जो उद्घोषणा होती है ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया हो। अतः उद्घोषणा किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो एक अभियुक्त व्यक्ति, अभियुक्त अपराधी, एक प्रतिभूति, एक साक्षी। तो ये सभी हो गए इसमें। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, जब तक कि परस्पर पहुंच नहीं होना प्रमाणित नहीं होता है, माता और किसी पुरुष के विधिमान्य विवाह के कायम रहते जन्मे बच्चे का उनके धर्मज पुत्र होने की उपधारणा है। तो यहाँ पर विधि की अखंडनीय उपधारणा। उसके बाद में 84 अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न किसी साक्षी से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो ये नहीं पूछे जा सकते प्रति परीक्षा में। 85 है, मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामले की सुनवाई में किसी आरोपी को उन्मोचित किए जाने का प्रावधान है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि समन मामलों में उन्मोचन नहीं होता है। फिर है 86, आईपीसी की धारा 19 के अनुसार न्यायाधीश कौन नहीं है? तो किसी आरोप के संबंध में जिसके रूप से केवल अन्य न्यायालय को विचारणा और सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, वो इसमें न्यायाधीश नहीं है। फिर है 87, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के 3rd क्लॉज में 4 बिंदु टेस्ट जो वो विहित किया है? तो यहाँ पर बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का केस था, उसमें किया था। ठीक है। फिर है 88, जब एक व्यक्ति अन्यथा 320 सीआरपीसी के अंतर्गत एक अपराध का शमन करने के लिए सक्षम होता है, 18 वर्ष से कम आयु का है, तो फिर यहाँ पर न्यायालय की अनुमति से ऐसे व्यक्ति की ओर से एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने में समर्थ किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है। ठीक है। 89, धारा 446 सीआरपीसी के अंतर्गत में जमानतदार से पेनल्टी की राशि वसूलने की जाने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा उसे दिया जा सकने वाला कारावास कैसा होगा? तो 89 का ए, सिविल जेल जो 6 माह तक हो सकती है। फिर 90, आईपीसी की धारा 410 और 412 का आपराधिक तत्व जो है वो किस संबंध से है? तो यहाँ पर है चोरी की संपत्ति पर कब्जा। उसके बाद नेक्स्ट है, अविवाक सौदेबाजी तक कितनी अवधि तक के कारावास दंडनीय अपराध के लिए प्रयोज्य है? तो 7 साल। नेक्स्ट है, कौन सी धारा मौखिक साक्ष्य पर दस्तावेजी साक्ष्य की श्रेष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है? तो 91 और 92। उसके बाद में नेक्स्ट है, अपराध वह कृत्य है जो विधि द्वारा निषेधित एवं समाज के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। तो स्टीफन ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि परिवाद मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रकट किया जाता है कि उसी अपराध के संबंध में पुलिस अन्वेषण जारी है, तो सीआरपीसी की धारा 210 के तहत मजिस्ट्रेट कौन से आदेश पारित कर सकता है? तो यहाँ पर अन्वेषण अधिकार नहीं, ये इसमें यहाँ पे ये आएगा 2 और 3। ठीक है ना। 2 और 3 का मतलब हो गया ये वाला और ये वाला। उसके बाद में नेक्स्ट है 95, सीआरपीसी की धारा 173(8) के अंतर्गत जो अग्रिम अनुसंधान है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूर्व अन्वेषण का जारी रहना। ठीक है ना। उसका मतलब क्या है? मतलब ये पूछा है। नेक्स्ट है, धारा 34 आईपीसी के तहत सामान्य आश्रय पद का अर्थ क्या नहीं है?
तो ये पूछा है, तो जो अपराध कारित किया गया उसी अपराध को आवश्यकता करने का दुराशय, तो ये गलत है। उसके बाद में नेक्स्ट है 34 और 149 में अंतर से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो 34 के लिए कार्य में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, जबकि 149 के लिए विधि हुई जमाव का निष्क्रिय सदस्य होना ही पर्याप्त है। फिर नेक्स्ट 98, वास्तविक संभावना की कसौटी परख का तरीका क्या है टेस्ट का। 98 का है पक्षपात तय करने के लिए। 99 है सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में ये कहा है कि नवीन सूची में शामिल कानून भी न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन है। तो IR कोहलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य। ठीक है। उसके बाद में लास्ट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में पहचान जो दी गई थी वो किस केस में दी गई थी। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप कमेंट करके बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही जा रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चन है। अभी 2 टेस्ट और रह गए हैं आपके, लगभग 200 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। और कोई आपको रिक्वायरमेंट हो ऐसी कि क्वेश्चन या पेपर में मतलब इस तरह की चीजें और शामिल की जाएं तो उससे रिलेटेड, या फिर यही पेपर इस तरह का जो चल रहा है वो सही है, ठीक है ना, तो कमेंट करके मतलब बता देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।